हम इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो पैगंबर हैं, उनके लिए हमारी जान निछावर है। लेकिन हम उनकी भी वंदना नहीं कर सकते, खाने काबा की वंदना नहीं कर सकते। लेकिन आपने तो उनको ये कहा कि वो ब्राह्मण थे, 11 किसी ने कहा कि वो 11 ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की बुनियाद पर वो अच्छे स्वभाव के लोग थे, तो उस बुनियाद पे छोड़ दिया गया? नहीं, उस बुनियाद पे नहीं छोड़ा गया। 31 स्कीमें हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के साथ, और ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है ना 2006 में यूपीए के टाइम बनी। इतना गंदा गलीज गांव, वो गुजरात बॉर्डर की बात करते हैं, लेकिन इतना गंदा और गलीज गांव मैंने नहीं देखा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इकबाल जुबेरी और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी जैद खान जी के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद जी, जो आजकल एक मतलब एक बयान दिया गया है कि हाउस में या कहीं पे भी हेलो, सलाम, नमस्कार के बदले वंदे मातरम बोलना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, एक सच्ची बात तो ये है कि दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र, सब में एक ही पार्टी की हुकूमत हो गई है। ये शुरुआत में जब इनकी अभी कुछ दिनों पहले इन लोगों ने कहा कि हेलो की जगह वंदे मातरम कहना होगा। देखिए, मुसलमान जो है इन बातों को पूरा भारत समझता है। हर सेकुलर हिंदू, और वो हिंदू जो थोड़ी सी मतलब जानकारी रखता है मजहब की, वो इन बातों को समझता है कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ सकते। एक चीज ये भी है कि 1881 में वंदे मातरम लिखा गया। कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में उसमें तमाम मजहब के लोग थे, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, अच्छी चीज थी। और आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन हम वंदे मातरम इसलिए नहीं पढ़ते कि वंदना, जैसे वंदे मातरम कहते हैं तो वंदना हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। आपको एक मिसाल दूं मैं कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो पैगंबर हैं, उनके लिए हमारी जान निछावर है। लेकिन हम उनकी भी वंदना नहीं कर सकते, खाने काबा की वंदना नहीं कर सकते। हम इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन हम उसकी वंदना नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे मजहब का बुनियादी बेस ये है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी की नहीं। मतलब आपने एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा दे दिए कि खाने काबा की भी हम वंदना नहीं कर सकते, तो दूसरी किसी और की वंदना करना हमारे धर्म में है नहीं। और ठीक है, लेकिन ये जो अभी जिस तरह से पॉलिटिक्स में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी देखिए, कुछ जो सरपसंद लोग हैं, वो जो मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं ना, वो तो अपनी ईमानदारी से, अपने अच्छे रवैये से आवाम में मकबूल होना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ शरारती लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर अपनी हुकूमत को बढ़ाना और चलाना चाहते हैं, और उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग। बीफ रियासतों में बैंड है, बीफ हमारे यहाँ नहीं हुआ है, बैंड है, लेकिन एक्सपोर्ट चालू है। तो इसका ये मालूम हुआ कि वो हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, और इन्हीं नफरतों की बुनियाद पर वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। जो बातों को, जो जरूरी मसले हैं हमारे लिए, महंगाई है, लोगों का रोजगार है, लोग आसानी से स्कूल जा सकें, आसानी से अपना इलाज करा सकें, ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ मजहब की बुनियाद को आगे करते हैं, मजहबी बातों को आगे करते हैं, और वो अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो एक फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग था कि इन हराम की हड्डियों को जो मेहनत करके कमाना नहीं चाहते, वो अपने लिबास को बदलते हैं, और वो इसी बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते पॉलिटिक्स के ऊपर अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को जनता का जो माइंड है, जो मतलब एक बोलते हैं ना, नज़र होती है, जनता की सोच होती है, उसको उलझाने की कोशिश की जा रही है, या उसको यूज करके पॉलिटिक्स की में अपना वोट बैंक की राजनीति की। हैं। ये 100% वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अभी देखिए, आप वो बिल्किस बानो का जो फैसला आया, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की दो ही जाति हैं, एक मर्द है, एक औरत है। पूरी दुनिया की औरतें, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी इलाके की हो, बिल्किस बानो पर जो जुल्म हुआ, उसको कबूल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये फैसला जो अहमदाबाद सरकार ने, गुजरात सरकार ने लिया है, वो उनके लिए ये बोलते हैं ना, वो आखिरी कील है। हर औरत, चाहे वो किसी भी, देखिए, हम रेल जब पटरी क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो ट्रेन आ रही होती है, तो लोग चिल्लाते हैं, अरे भाई आ जाओ, ट्रेन आ रही है। वो पहले ये नहीं पूछते कि तुम्हारा मजहब क्या है, फिर मैं आवाज दूं कि भाई अब्दुल करीम भाई जल्दी आ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। वहां पे वो मजहब नहीं देखते। आप बिल्किस बानो के मामले को आप देखें कि उसकी माँ,
उसके साथ में 3 औरतें, उसकी माँ के सामने उनकी उसकी माँ के साथ में रेप हुआ, 3 औरतों के साथ में रेप हुआ, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो की बच्ची को पटक के मार दिया गया, उसके खानदान के 7 लोगों को कत्ल कर दिया गया। क्या है ये? कितना फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ने उनको माफी दे दी है, किस बिना पे? देखिए, हिंदुस्तान में जब भी बलात्कार हुए, हमारा मुल्क ऐसा है कि हम हथनी, गाभिन हथनी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं। एक आसिफा का बलात्कार हुआ, वहां पे भी इन्होंने अपनी जात दिखाई, और उसके बाद में उन्नाव के रेप हुए, बहुत से बड़े बड़े रेप हुए। कांग्रेस के ज़माने में भी ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हर हिंदुस्तानी ने उस रेपिस्ट के खिलाफ ये फैसले की मांग की कि इन रेपिस्टों के खिलाफ इनको सजाए मौत दी जानी चाहिए। लेकिन आपने तो उनको ये कहा कि वो ब्राह्मण थे, 11, किसी ने कहा कि वो 11 ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की बुनियाद पर वो अच्छे स्वभाव के लोग थे, उस बुनियाद पे छोड़ दिया गया? नहीं, उस बुनियाद पे नहीं छोड़ा गया। वो इसलिए छोड़ा गया कि वो जो मजलूमा थी, जिस पे जुल्म हुआ, जिसका परिवार मतलब इज्तिमाई तौर पे मार दिया गया, उसके साथ रेप हुआ, वो मुसलमान थे, इसके लिए आपने छोड़ा। तो ये अभी तो गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक इलेक्शन से है? बिल्कुल 100%। ये क्या है, काम की बुनियाद पे। देखो, आज गुजरात में आपको बताऊं, वो रणधीरपुरा जो गांव है बिल्किस बानो का, मैं बीबीसी का इंटरव्यू देख रहा था, इतना गंदा गलीज गांव। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन इतना गंदा और गलीज गांव मैंने नहीं देखा। ना तो मैं पूरे हिंदुस्तान में मतलब अलग अलग रियासतों में गया हूँ, साउथ में गया हूँ, पंजाब गया, हरियाणा गया, यूपी, उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, सब जगह मैंने देखा, इतना गंदा गांव हमने नहीं देखा। जिस तरह से आप संविधान को अच्छे से जानते हैं, तो संविधान क्या हमारा इजाजत देता है इस तरीके की जो क्रिमिनल है, सोची समझी साजिश के तहत रेप करना, अटैक करना, मर्डर करना, और मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया है, तो इसके लिए माफी हमारे संविधान में है ऐसे काम के? देखो, संविधान जो होता है ना, वो इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होता। जानवरों के लिए भी संविधान है, हमारे इस मुल्क में तो जानवरों के लिए भी संविधान है। इनकी नीति और नीयत 2 चीजें हैं। इनकी नीति बहुत अच्छी है, नीयत एकदम गंदी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस पर पूरा 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 राष्ट्र, पूरी दुनिया उस पर गर्व करती है कि ये संविधान इंसानों की बका के लिए है। अब ये क्या जतलाना चाहते हो कि मुसलमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार करके आप चंद हिंदुओं को तो राजी कर सकते हो, लेकिन क्या इंसानियत राजी होगी? देखिए, मैं आपको 2-3 मिसालें दूं, हिटलर की मिसाल दूं। इस हिटलर ने जो जुल्म किया यहूदियों पर, पूरी दुनिया आज तक उस पर लानत मलामत करती है। जालिम को कभी सपोर्ट नहीं है। करबला का एक वाक्य हुआ, करबला के वाक्य में चंद लोगों ने शहादत इसलिए दी कि पूरा राष्ट्र खामोश था, बुजदिल था, और वो मतलब दहशत और वहशत में पड़ा हुआ था। किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो लोग रोटी रोजी और डर से, वहशत से खामोश रह जाएंगे, तो वो हिटलर का वो जालिम रवैया भी कामयाब होगा। करबला में भी जो शहादत हुई, वो भी लोगों दुनिया ने देखा, और इस तरह की खामोशी जो है, वो जालिमों को और ताकतवर बनाती है। चलते चलते हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें, हर स्टेट के एक अपनी कानून होते हैं कुछ, तो गुजरात जो स्टेट है, इधर का भी अपना एक कानून है जिसके तहत कोई रेपिस्ट, मर्डरिस्ट या सीबीआई जिसकी जांच की गई हो, उसको माफी नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी माफी दी गई है बिल्किस के मैटर में। ये उस हुकूमत का अपना मेयार बताता है कि वो इंसानी समाज से कितने दूर हैं, नफरतों में कितना घुल मिल गए हैं। उनका सारा ओढ़ना बिछौना नफरत है, और वो नफरत जो उन्हें सत्ता के रास्ते में थोड़ी सी सहूलियत दे सकती है, इन लोगों ने इंसानियत को भुलाकर सब कुछ नफरत के लिए करना शुरू किया है, और यही नफरत इनको सत्ता देती है। पास्ट में जो बड़े बड़े और भी क्राइम हुए, उन्नाव जैसे, बहुत बहुत सारे ऐसे रेप केस है, निर्भया मामला वगैरह, तो ऐसे मैटर को देख के, ऐसी माफी को देख के, तो क्या वो रेपिस्ट के लोग भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में? क्या उनको माफी मिल सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए ना, मैं आप तो एग्जांपल्स दे देंगे ना, क्या गुजरात में ऐसे लोगों को? अरे बाबा, 2021 में और 2020 में गुजरात के मुसलमानों ने, जो टाडा के तहत वहाँ पे बंद है, उन लोगों ने उस अर्जी पर अप्लाई की कि हमें भी छोड़ा जाए, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। अच्छा हुआ नहीं छोड़ा गया। जो जालिम है, जिन लोगों ने जुल्म किया है, जो मुजरिम है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। दोहरी राजनीति चल रही है मुसलमानों के साथ, मतलब इलेक्शन को देखते हुए मुसलमानों को माफी नहीं दी गई टाडा के, और जो नॉन मुस्लिम्स है
जिनको जो दोषी है, क्रिमिनल्स है, उनको माफी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति है या इलेक्शन का ज्यादा इफेक्ट? ये दोहरी राजनीति तो इस हुकूमत के रवैये ने दीवारों पर बड़े बड़े लफ्जों में लिख दिया है कि ये नफरत की बुनियाद पे, दोहरी राजनीति की बुनियाद पे। आज मैं देखो सबसे बड़ा उदाहरण दूं आसाराम जी का। आज उसका कितना मन दुख रहा होगा कि मुझ पे इल्जाम है रेप का और ये वो सारी चीजों का। अभी तक वो जेल में बंद है। जो साधु संत था, हरियाणा का वो साधु, वो भी उसी बुनियादों पे बंद है। आज वो जब ये देखता होगा कि इन दंगाइयों ने इतनी वैसी वैसी पने से इतना बड़ा जुल्म किया है, वो छोड़ दिए गए, आज वो गुस्सा करता होगा बीजेपी सरकार पे, उस सरकार पे कि मैंने क्या जुल्म ऐसे लोग अगर सवाल करेंगे तो आज बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। ये इन सारे जुर्म के सामने जो 2002 में बिल्किस बानो के खानदान के सामने हुआ, हजारों लोग उस फसाद में मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। तो उसके सामने आसाराम को लगता होगा कि मेरा जुर्म जो है बहुत छोटा था, हुकूमत मुझको क्यों नहीं देखती। ये भी एक सवाल पैदा होता है। अभी हम एक तरह से, जिस तरह से रजा एकेडमी के ऊपर सवाल उठाया नीतीश राणे ने, नहीं, रईस शेख साहब ने बहुत अच्छे जज्बात से उसको भरपूर जवाब दिया। देखिए, इन लोगों के पास काम नहीं है। नीतीश राणे किसी न किसी इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसको हाउस में अगर 10 मिनट या 5 मिनट बोलने का मौका मिला है तो अपने आवाम के मसाइल को वो बोल सकता था। उसके इलाके में क्या परेशानी है, वहाँ पे इंसानों के लिए क्या तकलीफ है, रोजगार के क्या हाल है, लेकिन उसने नहीं। उसको नजर में आई कौन? रजा एकेडमी। इनको ऐसे ही मुद्दे चाहिए जो मजहब की बुनियाद पर लोगों को तफरका पैदा थे। उसमें जो स्पीकर का भी रवैया था वो अच्छा नहीं था। उसने जिस तरीके से हमारे लीडर रईस शेख साहब से गर्म आवाज में बात की, हालांकि रईस शेख साहब ने कहा उसको कि आपका रवैया, उसको घुमा फिरा कर मतलब उन्होंने जवाब दिया और वो बेहतरीन बात की। रईस शेख साहब का देखिए, मैं आपको बात करूं कि उन्होंने उस मौके पर भी माइनॉरिटी के जो माइनॉरिटी की स्कीमें थी, हुकूमत का जो फेलियर था, वो खुलकर बताया। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें माइनॉरिटी की स्कीमें जो है वो उस पर बात करना चाहिए और उसको कैसे अमल दरामद किया जाए उस पर पूरी बहस होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने कि 31 स्कीमें हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के ताल्लुक से। और ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है ना, 2006 में यूपीए के टाइम बनी कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, माइनॉरिटी इतना बैकवर्ड था, तो ये सारी स्कीमें लाई गई। अच्छा, इनकी नीति और नीयत में फर्क है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 31 स्कीमों में रईस शेख साहब ने बताया कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो 2 या 3% भी उस पर अमाउंट खर्चा नहीं हुआ। उर्दू घर के लिए 60 करोड़ रुपए है, उस पर भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारे यहाँ कब्रस्तान के मसाइल हैं और दीगर तालीमी स्कूल माइनॉरिटी स्कूलों के मसले हैं, स्कॉलरशिप का मसला है। आप कुछ नहीं, फंड सारे के सारे वापस जाते हैं। तो आपकी नीति बहुत अच्छी है, नीयत नतीजा बताती कि नीयत अच्छी नहीं। हमारे सारे लोगों को, सारे एमएलए को इन चीजों पर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। अभी ये जो आपने कहा नीति और नीयत की बात, तो इसमें जनता का क्या रोल है? जनता कितने लेवल पे, मतलब परसेंटेज में आती है? नहीं, जनता को भी अपने लीडरों के गिरबान को पकड़ना चाहिए। आज देखिए, पिछले 2.5 साल की हुकूमत जो कांग्रेस एनसीपी के साथ में मिलकर, हमने भी, हमारी भी पार्टी ने उसको सपोर्ट इसलिए दिया था कि बीजेपी कहीं सत्ता में नहीं आए। मौलाना आज़ाद जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उस पर उसका न बोर्ड बना, लोग इकट्ठा हुए ना। जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से उस स्कीम को फैलना चाहिए था वो नहीं फैली। उर्दू एकेडमी का हाल वही है, हज कमेटी का हाल वही है, वक्फ बोर्ड का हाल वही है। बिल्कुल, मतलब माइनॉरिटी मतलब कुछ नहीं, इस तरीके का रवैया बना रखा है। तो कहीं ना कहीं तो ये हम मुसलमानों का फेलियर है ना। हमारे नेता भी वैसी है और हमारी जनता भी वैसी है, दोनों सोए है। नहीं, मैं देखिए इस बात को बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ।